हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? चलो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हाउ डू यू फॉल इल, हम बीमार कैसे होते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए हम हेल्थ किसको कहने लग रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में स्टडी करती है कि हेल्दी पीपल्स किस टाइप के ट्रेट्स रखते हैं, एंड अगर इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो इन्फेक्शन कैसे होता है, उसकी डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, एंड फाइनली पर्सन रिकवर होकर दोबारा से हेल्दी कैसे बन सकता है। तो वर्ल्ड में जो पूरा सर्वे किया जाता है एंड वैक्सीनेशन जो काम करते हैं वो WHO करती है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी संस्था है जो ह्यूमन के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचती है, तो अकॉर्डिंग टू हिम एक गुड हेल्थ का मतलब एक ऐसी स्टेट है, इंपॉर्टेंट है भाई, हेल्थ इज़ ओनली जस्ट ए स्टेट जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होता है। फिजिकल भी, मेंटल भी और सोशल भी। तो इसको थोड़ा समझते हैं। जनरली हम बचपन में आपने सुना भी होगा या फिर अभी भी आप सुनते होंगे कि ये बच्चा ज़्यादा हेल्दी है। अब आप उस पर्सन को देखो कि वो पर्सन हेल्दी है, तो मतलब कभी कभार तो लगता है कि पर्सन थोड़ा सा मोटा है तो क्या वो हेल्दी है? अब क्या कोई मोटा है तो क्या वो हेल्दी हो सकता है? माइट भी, क्या पता वो लेजीनेस हो। जनरली मोटे आदमी लेजी होते हैं। अगर कोई लेजी है तो क्या वो हेल्दी है? ऐसा तो कुछ नहीं है, हो सकता। ठीक है, अगर कोई पर्सन एब्स मतलब 6 पैक्स एब जो है वो बनाए हुए हैं एंड उसकी बॉडी शॉडी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या आप उसको कहोगे कि वो हेल्दी है? तो काफ़ी सारे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं एंड फिर भी जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इतनी अच्छी बॉडी होने के बाद भी कोई सुसाइड कर सकता है। व्हाट इट मीन्स, क्या हेल्थ का मतलब 6 पैक एब है? क्या ज़्यादा वेट का होना क्या हेल्थ है? तो नहीं, ये हेल्थ के पैरामीटर नहीं हो सकते। हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर ये हेल्थ के पैरामीटर हो सकते हैं, बट इन जनरल ये हेल्थ के पैरामीटर नहीं है। तो हेल्थ क्या होगी? हेल्थ होगी अगर कोई फिजिकली फिट हो, यानी कि उसके शरीर के अंदर नॉर्मल जो एक्टिविटी करता होगा, अगर वो सारी एक्टिविटी नॉर्मली अगर होती है तो वो फिजिकली फिट है। मेंटली वो फिट है या नहीं, तो अगर हम फिजिकल फिटनेस की अगर बात करें तो जनरली उसके लिए टेस्ट होते हैं बहुत सारे, कई सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। जैसे कि फ्रैक्चर हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए क्या किया जाता है? मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है। उसके हाथ पैर जो स्कैन करके देखते हैं, हाथ पैर पे हाथ लगाते हैं कि वेदर पर्सन जो बोन जो है वो ठीक जगह या नहीं, जो मसल है उसके ऊपर एग्जामिनेशन करते हैं कि कहीं वो रप्चर या फिर टाई अप या फिर स्ट्रेच तो नहीं हो गया है। तो डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन करते हैं और टेस्ट भी होते हैं। जैसे कोरोना का टेस्ट है, HIV का टेस्ट होता है, ऐसे ही डिफरेंट जो डिजीज़ है, टाइफाइड है, उसका भी टेस्ट होता है। तो डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिससे ये पता चलता है कि बंदा फिजिकली फिट है या नहीं है, यानी उसके बॉडी और बॉडी के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो नॉर्मल फंक्शन करने लग रहे हैं या नहीं करने लग रहे। लेकिन अगर वो सारे नॉर्मल काम करने लग रहे हैं, क्या वो हेल्दी है? तो दूसरा लेवल आ गया मेंटल। अब मेंटल के अंदर एक जंग सी रहती है, एक्सपेक्टेशन वर्सेज अचीवमेंट। आप अभी क्लास के अंदर पढ़ने लग रहे हैं एंड आपके पेरेंट बार बार फोर्स करते होंगे कि बेटा आपको फर्स्ट आना है, आपको ही आना है, किसी और को नहीं आना। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? फर्स्ट आने की है। लेकिन क्या सभी अचीव कर पाएंगे? नहीं, कोई एक आएगा, है ना। उसी तरीके से अगर हम दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट में देखें तो एक्सपेक्टेशन बहुत सारी हो जाती है कि मैं आगे चल के जो है साइंटिस्ट बनूंगा, या फिर मैं आगे चल के जो है एक हीरो बनूंगा, या फिर इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, या फिर सोन डिफरेंट टाइप के फिल्म स्टार, कुछ भी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या सभी अचीव कर पाएंगे? अचीव तो सभी नहीं कर पाएंगे। अगर सभी अचीव नहीं कर पाएंगे तो क्या वो मेंटल हमेशा टेंस नहीं रहेगा बंदा? मेंटल टेंशन तो हमेशा रहेगी। अगर मेंटल टेंशन अगर हमेशा बनी रहेगी तो जो अभी प्रेजेंट में उसको काम करना है, क्या वो काम वो अच्छे से कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पर होगा कि मुझे ये करना था लेकिन मुझसे ये नहीं होने लग रहा, मैं ये करने लग रहा था मुझसे जो है ये रह गया। तो हमेशा इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं, रियलिटी में उतना कुछ हो नहीं पाता, एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है दिमाग के अंदर हमेशा जो है चलती रहती है। तो व्हाट इट मीन्स कि मेंटली अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं है तो वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से सोशल,
कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर वो करने लग रहा है या नहीं करने लग रहा, आसपास में लोगों से जाके वो मिलने लग रहा है या नहीं मिलने लग रहा। जैसे कि आप यहाँ क्लासरूम के अंदर आए, आपके यहाँ पर अच्छे अगर फ्रेंड बने तो इसका मतलब सोशल हेल्दी हो, लेकिन अगर आपका कोई भी दोस्त बन ही नहीं रहा तो फिर तो इट्स ए काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कि हो सकता है आप थोड़े बहुत कंजर्वेटिव हो, आपके एक दोस्त हो या दो दोस्त हो, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, लेकिन कोई दोस्त बन ही नहीं रहा तो व्हाट इट मीन्स कि देयर विल बी समथिंग रॉन्ग, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गलत है। नहीं तो कोई तो दोस्त बनना ही चाहिए ना। ऐसा तो होता है कि कोई ना कोई आपके विचार से मिलता हो, लेकिन अगर कोई मिल ही नहीं रहा तो देयर इज सम काइंड ऑफ इनर प्रॉब्लम हो सकता है, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो या फिर एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा हो या फिर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो अगर आप घर से यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के आप हंस के काफ़ी अच्छे से पढ़ने लग रहे हो, इट मीन्स सब कुछ ठीक है, हेल्दी हैं आप। लेकिन अगर आप घर से यहाँ पर आए एंड यहाँ पे आपका बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सम हाउ मेंटल सोशल हेल्थ जो है वो क्रिएट नहीं हुई है। इवन दो आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ नहीं है, बट फॉर ए लार्जर एस्पेक्ट, क्योंकि बाहर आपकी किसी से बनती नहीं है, माइंड में टेंशन बनी रहेगी, और जब माइंड के अंदर टेंशन बनी रहेगी तो माइंड बॉडी के ऊपर सभी एक्शन ठीक से नहीं ले पाएगा, और जब वो एक्शन नहीं ले पाएगा तो फिजिकल सफरिंग भी आने वाले टाइम पे बिल्कुल हो सकती है, एंड उसका जो है अननोन रीज़न जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो हेल्थ का मतलब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग से है। अगर इन तीनों एस्पेक्ट में से कोई एक एस्पेक्ट अगर वो ठीक है तो हम उसको कंप्लीटली हेल्दी नहीं कहेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिजीज फ्री एंड द हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन तीनों अलग अलग लेवल पे हेल्दी होता है, लेकिन डिजीज फ्री फिजिकली जो है वो फिट होता है। जो फिजिकली फिट होता है ज़रूरी नहीं है वो अपने काम पे 100% दे, लेकिन अगर कोई एक गुड हेल्थ लिए हुए है तो वो 100% अपना काम करेगा, क्योंकि वो दिमाग से भी स्टेबल है, उसके दोस्त भी ऐसे हैं जो उसको काम में सपोर्ट करते हैं, और उसकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ भी नहीं है। यानी कि वो जो भी कुछ करेगा 100% जो है उस पर एफर्ट लगा के करेगा। लेकिन अगर कोई जस्ट डिजीज़ फ्री है तो माइंड के अंदर टेंशन है या फिर आसपास में कोई दोस्त है जो बार बार में टांग उसकी खींचते हैं, तो इट विल क्रिएट ए टेंशन, एंड वो पर्सन जो है थोड़ा दुखी जो है वो रहेगा। एनीवे, सो हमें यहाँ पर ये जानने को मिलता है कि जो गुड हेल्थ है वो एक्चुअल में 3 अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर है। डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ को तो हम माप सकते हैं, वी हैव टेस्ट, बट मेंटल एंड सोशल हेल्थ को मापने के लिए हमारे पास एज सच कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है जिसको लेकर हम ये कह सके कि हाँ ये पर्सन जो है इन लेवल पे भी जो है वो हेल्दी है। एनीवे, आगे देखते हैं अभी। कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अगर पर्सन की अच्छी हेल्थ रहे तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? तो इसको 2 लेवल के अंदर डिवाइड किया गया है, एक पर्सनल हेल्थ और दूसरा कम्युनिटी हेल्थ। पर्सनल हेल्थ यानी कि अगर वो खुद करता है तो वो हेल्दी रह सकता है, जैसे बैलेंस डाइट का लेना। भाई अब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं मम्मी मुझे ये खाना नहीं खाना, नहीं पापा मुझे ये नहीं खाना, नहीं मैं ये दूध नहीं पीऊँगी, या फिर डिफरेंट टाइप के खाने के अंदर जो प्रॉब्लम करते हैं। खाने के अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, उसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। अगर वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे नहीं तो आपकी बॉडी जो है ठीक से काम नहीं कर पाएगी, और जब नहीं कर पाएगी तो कोई ना कोई डिजीज सिम्टम आएंगे एंड फिर दवाइयाँ लोगे, है ना। तो पर्सनली लेवल पर आप बैलेंस डाइट जो है लेना चाहिए। बैलेंस डाइट के अंदर आप दूध ले सकते हो, ठीक है, आप दाल के साथ में जो चावल जो है वो ले सकते हो, डिफरेंट टाइप के सीरियल जो है आप वो यूज़ करें, तो उससे एक बैलेंस डाइट जो है बनती है। और आपको सभी कुछ लेनी चाहिए, इवन सीजनली भी लेना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मैं केवल यही खाऊंगी या खाऊंगा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा या फिर खाऊंगी। आप सभी कुछ खाएं और मौसम के हिसाब से खाएं, आप हेल्दी ही रहेंगे। नेक्स्ट भाई, अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करता हो तो भी वो पर्सन जो हेल्दी रहेगा। अब ये नहीं है कि अगर वो केवल अगर खाना बैलेंस लेता हो, रेगुलर अगर एक्सरसाइज ना करता हो तो वो हेल्दी हो सकता है। मीन्स वी हैव डिफरेंट थिंग्स विच कंबाइन विद ईच अदर एंड मेक ए गुड हेल्थ। सो उसको रेगुलरली जो है एक्सरसाइज भी करनी चाहिए,
15 मिनट्स कर सकते हैं, 20 मिनट्स कर सकते हैं, या फिर हाफ एन आवर। जनरली अगर आप रनिंग हल्की फुल्की करते हैं तो डेट इज़ आल्सो गुड, ठीक है। या फिर आप प्राणायाम करो, आप योगा करो, डेट इज़ आल्सो गुड, ठीक है। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, एंड यू विल बी फील मोर स्टेबल इनसाइड योर सेल्फ। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन, आप अपनी साफ़ सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें। आप जो है डेली नहाएं, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम नहाएं एंड कई बार जो है मैं लेट उठा तो मैं नहीं नहाऊंगा। इसी तरीके से आप बॉडी के अंदर क्लीननेस जो है वो लेके आएँ, खाना जो है वो अच्छे से जो है वो आप प्रिपेयर करें, एंड अपने हाथ को जो है अच्छे से साफ़ करें जब भी आपको खाना है। तो अगर आप इन साफ़ सफाई चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली जो है आप हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा एडिक्शन ना हो भाई, आपकी एज उस लेवल पे आ चुकी है जहाँ पर आपको कुछ लोग काफ़ी अच्छे लगेंगे क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, या फिर वो शराब वगैरह पीते हैं, या फिर वो सिगरेट पीते हैं। ये एज ऐसी आ चुकी है, एंड आपको अभी पता नहीं चलेगा कि उनकी लाइफ आने वाले टाइम में कितनी ख़राब होगी, बट यू विल सी कि आने वाले टाइम में उनके लीवर के अंदर प्रॉब्लम, उनके इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम, सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम, डेफिनेटली आगे चल के काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। तो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। बस आप ये देखें कि अगर किसी को एडिक्शन है, किसी को ड्रग को लेकर, या फिर जो स्मोकिंग है उसको लेकर, या फिर ड्रिंक करने की किसी को लत अगर पड़ी है, यू विल जस्ट ऑब्जर्व कि उनकी लाइफ जो है आगे चल के कैसे होने वाली है। अगर कोई एडिक्शन नहीं करता तो उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर पर्सन अच्छी हैबिट अपनाता है, टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, अपने घर के अंदर जो डोमेस्टिक एनिमल है उनकी अगर साफ सफाई रखता है, तो डेफिनेटली पर्सन जो है वो हेल्दी रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो इन सभी काम को करता है वो फिर भी बीमार हो सकता है। वो किस वजह से कि जो कम्युनिटी है, जैसे कि सरपंच जी है भाई, वो अगर आपको अच्छा क्लीन वाटर अगर नहीं प्रोवाइड करने लग रहे, तो अगर अच्छा पानी मिलता ही नहीं है तो आपसे इन चीज़ों का बशक से फॉलो करते हो, वहाँ पर अच्छे से जो है आप अपनी बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंड नहीं कर पाओगे। तो क्लीन वाटर करना पर्सनल लेवल के ऊपर काम नहीं कर सकता, ये कम्युनिटी लेवल के ऊपर करता है। कोई संस्था होती है, जैसे शहर है, वहाँ पर नगर पालिका होती है तो वो प्रोवाइड करती है। अगर वो अच्छा पानी प्रोवाइड नहीं करती तो फिर तो लोग तो बीमार होंगे ही। गाँव के अंदर सरपंच है वो प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से हेल्थ सर्विस कि भाई हॉस्पिटल अपने गांव के अंदर खुले या नहीं खुले, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल लगभग हर गांव के अंदर खुलते हैं, या फिर 24 गांवों में से कोई एक बड़ा हॉस्पिटल जो है मिलता है, ताकि लोग जो है अगर बीमार पड़े तो वहाँ पे आ जाएं, और बीमार अगर वो होते हैं तो रिलेटिवली जल्दी ठीक भी हो जाते हैं टाइम पे। सैनिटाइजेशन का काम जो है वो भी सोसाइटी या फिर कम्युनिटी लेवल के ऊपर ही किया जाता है कि जो सरपंच जी है वो टाइम टू टाइम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड उनका छिड़काव करते हैं, जो गलियां हैं उसको साफ़ करवाते हैं, जो नाले हैं उनको साफ़ करते हैं, जो गटर जो है उनको साफ़ करते हैं, ताकि डिजीज़ जो है वो ना हो। क्योंकि आप घर के अंदर को तो कितने भी साफ़ सुथरे ले, लेकिन आपका अगर आस पड़ोस ही ख़राब है तो रिलेटिवली वहाँ से डिजीज़ कंटिन्यूसली आती रहेगी और वो बीमार करती रहेगी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सनल लेवल पे सारे ठीक काम करने लग रहा है तो वो बीमार नहीं होगा। कम्युनिटी भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका आसपास का इन्वायरमेंट अगर हेल्दी रहेगा तो वो पर्सन भी जो है वो हेल्दी रहेगा। इसके अलावा जॉब की अपॉर्चुनिटी भी अगर प्रोवाइड करते, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिलती है तो भाई वो तो मेंटल टेंशन क्रिएट कर देगा, सोशल टेंशन क्रिएट कर देगा। तो अगर हम किसी को हेल्दी कहने लग रहे हैं तो हेल्थ का मतलब ये है कि उस पर्सन को कोई भी डिजीज़ नहीं है, सभी ऑर्गन ठीक से उसके काम करने लग रहे हैं, मेंटली कोई टेंशन नहीं है, सोशली उसको कोई टेंशन नहीं है, मोटिवेटेड है, अपना जहाँ पर काम करता है 100% काम करता है, एक पर्पजफुल लाइफ उसकी जो है वो जाने लग रही है, एंड उसके परिवार के अंदर सब कुछ हेल्दी है। तो हमारी एक गुड हेल्थ का मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक सिंपलिस्टिक अप्रोच नहीं है कि भाई अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो वो मतलब हेल्दी है, नहीं, सब कुछ जो है वो ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजीज हम कहते किसको है। डिजीज को हम ब्रेक कर सकते हैं डिस प्लस इज। डिस का मतलब विदाउट यानी नोट, विदाउट इज यानी कि कुछ अच्छा सा अगर फील ना हो तो उसको हम कहते हैं ये कोई डिजीज है। मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है।
अगर कोई हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन अगर ठीक से काम नहीं करने लग रहा है, यानी कि एब नॉर्मल फंक्शन अगर होने लग रहा है, स्टमक अच्छे से काम नहीं करने लग रहा, खट्टी खट्टी डकारें आने लग रही है, या फिर दस्त उसको लगे हुए हैं, तो यानी कि इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर कोई बॉडी का दूसरा पार्ट अगर ठीक से काम नहीं करता एंड कोई ना कोई स्पेसिफिक साइन या सिम्टम उसके अंदर शो होने लग रहे हैं, तो व्हाट इट मीन्स कि वो एक डिजीज है। साइन और सिम्टम में फर्क क्या है? वेल, साइन वो होते हैं ऐसे एविडेंस जो डॉक्टर के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर कलेक्ट करता है ब्लड प्रेशर, आप खुद वो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाओगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई इसको हाई ब्लड प्रेशर है। तो हाई ब्लड प्रेशर किसने बताया? डॉक्टर ने बताया। तो क्या वो क्या है? साइन है। सिम्टम क्या है? सिम्टम वो है जो पेशेंट बताता है। पेशेंट क्या कहता है कि मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, या मेरी मसल में दर्द है, या फिर और कहीं पेन जो है वो है। तो अगर पेशेंट ऐसे एविडेंस बताए जिससे डिजीज का पता चले तो उसको क्या कहेंगे? सिम्टम। लेकिन जो डॉक्टर है वो कोई टेस्ट करता है या कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई डाटा कलेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे साइन। कोई भी डिजीज हो जनरली उसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, कुछ होती है एक्यूट और कुछ होती है क्रोनिक। एक्यूट डिजीज का मतलब क्या है? एक्यूट ऐसी जो थोड़े टाइम के लिए हो, लास्ट करे केवल थोड़े टाइम के लिए, जैसे कफ है, जैसे डायरिया है। डायरिया यानी दस्त कितनी देर तक होंगे? तो जब तक दवाई नहीं लेते हैं तब तक होगा, नहीं तो एक दो दिन के बाद तो वैसे भी ठीक हो जाते हैं। कफ है, कफ के लिए भी जो है मेडिसिन वो मिलती है, जिसके बाद जो है पर्सन जो है वो ठीक हो जाता है। अगर क्रोनिक डिजीज़ की अगर बात करें तो ये लॉन्गर पीरियड तक जो है वो रहते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, कभी आज तक आपने ये चीज़ सुनी है कि भाई एक पर्सन था उसको बीपी की प्रॉब्लम थी और आज उसकी ठीक हो गई? तो अगर आपने सुना भी होगा तो आप उनसे पूछना कि बीपी की गोलियां लेनी क्या बंद कर दी? नहीं की होगी, अभी भी वो चली रही होगी। तो जो काफ़ी लंबे पीरियड तक रहे, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, क्या शुगर की प्रॉब्लम एक ही दिन में आ जाती है? नहीं, धीरे धीरे करके आती है, और जब रुकती है तो लंबे टाइम तक रुकती है, इलाज उसका चलता रहता है टिल दी एंड। तो यानी कि ये कंप्लीट क्योरेबल नहीं है, लेकिन ये जो है कंप्लीटली क्योरेबल है। इनके सिम्टम जो है सीवियर होते हैं, एकदम से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा आते हैं और एकदम से पता लग जाता है कि ये डिजीज़ है। लेकिन इनके जो है लेस सीवियर है, एज सच जो है इतना ज़्यादा उनके बारे में पता जो है वो नहीं चलता। कारण क्या है डिजीज़ के? वेल, कारण तीन अलग अलग लेवल पर हो सकते हैं। एक, कोई इन्फेक्टिव एजेंट ही आ जाए, जैसे कि कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ गया। अभी तो कोविड-19 चला हुआ है, तो कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर आ गया, तो वो क्या है? प्राइमरी या फिर इमीडिएट डिजीज़ का कारण है कि कोई इन्फेक्टेड एजेंट आपकी बॉडी के अंदर को आ गया। कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर प्लाज्मोडियम, या फिर फंगी, या फिर कुछ भी हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर चला गया। तो उसकी वजह से अगर डिजीज़ होने लग रही है तो इसका मतलब वो प्राइमरी लेवल है। दूसरे लेवल भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर बैक्टीरिया वायरस अंदर चले भी गए हैं लेकिन उसके पास अच्छे जीन्स नहीं है जो एक्सप्रेस करके उसकी बॉडी को डिफेंड कर सके, यानी कि एक अच्छा इम्यून सिस्टम अगर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि वो उसका सेकेंडरी कारण है। यानी कि ये डिजीज़ ना भी होती, लेकिन चूंकि इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इस वजह से ये डिजीज़ हो गई, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये इसका सेकेंडरी कारण है जो कंट्रीब्यूट करता है डिजीज़ करने में। न्यूट्रिशन अगर किसी को अच्छा ना मिले, ठीक है, टाइम पे अगर खाना ना मिलता हो, तो उसकी इम्यूनिटी कभी अच्छे से बिल्ड होगी नहीं, और जब बिल्ड नहीं होगी तो बाहर छोटी मोटी कोई बीमारी भी क्यों ना होगी वो भी उसको लग के जो है बड़ी बीमारी जो है वो बन सकती है। थर्ड कारण है भाई पॉवर्टी होना। सोसाइटी के अंदर भी अगर काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी, अगर सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी बड़ी पॉवर्टी अगर मिलती है तो उससे क्या होगा भाई? ना तो पीने को पानी मिलेगा ठीक से, ना आसपास का एरिया साफ़ होगा, ना जो है डिसइंफेक्शन होगा, ना वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जब हॉस्पिटल नहीं और आसपास में डॉक्टर नहीं, आसपास का इन्वायरमेंट बिल्कुल ख़राब है, तो भाई फिर वहाँ के लोग तो बीमार होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खाली पैथोजन जाता है तो ये डिजीज़ हो, भाई वो तो मेन कारण तो है ही, लेकिन कुछ अदर कारण भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है। अगर चीज़ें भी ठीक होती जाए तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है। जैसे अराउंड 1947 के अंदर इंडिया के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो अराउंड 27 की थी। आज के टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की वो अराउंड 58 तक पहुंच चुकी है। अब ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ग्रो किया है, पब्लिक सर्विसेज बढ़ी है, पॉवर्टी जो है रिलेटिवली कम हुई है, इसके अलावा जो नरिशमेंट जो है वो ज़्यादा मिला है।
पैथोजन तो इनफैक्ट अभी भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आज नहीं है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें हो गई तो इस वजह से इमीडिएट कोज को भी जो है हम सप्रेस जो है वो करने लग रहे हैं। इमीडिएट कोज तो वैसे कभी ख़त्म होंगे भी नहीं, बट हम इनको कम करके इसकी जो इंटेंसिटी उसको काफ़ी हद तक जो कम जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिजीज़ को देखें तो डिजीज़ को हम 2 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। तो अगर हम डिजीज़ को देखें तो डिजीज़ किस तरीके से होती है हम उसको 2 अलग अलग लेवल के अंदर देख सकते हैं। तो जो डिजीज़ है एक हो सकती है कॉन्जेनाइटल डिजीज़ और एक हो सकती है एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनिटल का मतलब क्या है? जेनेटिक डिजीज़, या फिर हम इसको कह सकते हैं इनबोर्न डिजीज़। कुछ ऐसी डिजीज़ होती है कि पेरेंट्स की वजह से जो डिफेक्टिव जीन है उसके बच्चे के अंदर भी है, या फिर पेरेंट के अंदर वो जीन नहीं थे लेकिन समहाउ जब बेबी का डेवलपमेंट होता है वोम के अंदर तो उसके अंदर वो जीन जो है एक्यूमुलेट हो गई एंड उसकी वजह से उसको डिजीज़ हो गई। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज़ है जो इनबोर्न होती है, पैदाइशी होती है, बाद में कलर ब्लाइंड होने की प्रॉब्लम नहीं बल्कि वो स्टार्टिंग से ही होती है। जैसे कि हीमोफीलिया क्या है? एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर अगर पर्सन को कट लग जाए तो कंटिन्यूसली उसका ब्लड जो है वो निकलता रहता है, उसका ब्लड जो है जमता नहीं है। क्या ये डिजीज़ बाद में होती है? नहीं, इसकी जीन होती है और वो जीन बच्चे के अंदर नहीं आई, इस वजह से वो डिजीज़ होगी। इसका मतलब बच्चा जो पैदा हुआ तो उसमें स्टार्टिंग से ही वो प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये इनबोर्न डिजीज़ है। लेकिन कुछ जो है एक्वायर्ड होती है। एक्वायर का यानी कि प्राप्त करना, प्राप्त कब करता है? पैदा होने के बाद करता है। तो अगर बच्चा पैदा हो और नॉर्मल पैदा हो लेकिन बाद में अगर उसको डिजीज़ अगर हो जाए तो हम उसको किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? एक्वायर्ड, यानी कि डिजीज ओकर आफ्टर बर्थ। एंड इसको हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम कहते हैं कम्युनिकेटिव डिजीज़ और एक नॉन कम्युनिकेबल। तो यहाँ पे भी मैं कम्युनिकेबल जो है वो लिख देता हूँ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को अलग से हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कह सकते हैं। इन्फेक्शियस, इसको क्या कहेंगे? नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब क्या है कि ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर चली जाए, इनके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर पैथोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो गया या फिर कोई प्रोटोजोन हो सकता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो है डिजीज जो है स्प्रेड कर देता है। जैसे कफ है भाई, एक पर्सन को कफ हुआ है और बार बार में खांसता रहता है, छींकता रहता है, तो उसके जो माउथ के अंदर जो ड्रॉपलेट है वो बाहर निकलते हैं एंड कोई ना कोई उसको जो है इनहेल कर लेता है एंड उसको डिजीज़ हो जाती है। चिकन पॉक्स है, उसके अंदर भी ऐसा होता है कि वो डिजीज़ फैल जाती है। स्किन की प्रॉब्लम है, दूसरे पर्सन के साथ में थोड़ा सा वहाँ पर रब हुआ और रब होने के बाद वो डिजीज़ भी उसको जो है वो चली गई। तो ऐसी डिजीज़ जो स्प्रेड हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़। लेकिन कुछ ऐसी भी डिजीज़ होती है जो स्प्रेड नहीं होती, वो एक ही पर्सन के अंदर रहती है, दूसरे पर्सन के अंदर नहीं जाती। अब इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? कुछ होती है डेफिशिएंसी डिजीज़, डेफिशिएंसी। जैसे कि अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन ए की कमी है तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगर एक पर्सन ए है उसको अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो क्या
दूसरा जो पर्सन है क्या उसके अंदर भी हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि विटामिन ए की कमी की वजह से ना तो वो फैलेगी थोड़ी ना, वो तो उसी के अंदर रहेगी। तो अगर किसी के अंदर आयरन की कमी है और आयरन की कमी होने की वजह से उसके अंदर ब्लड कम बनता है, एनीमिया हो जाता है उसको, क्या दूसरा पर्सन है क्या उसको भी उसकी वजह से वो डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से देखें तो एलर्जी है भाई, अगर एक पर्सन को एलर्जी है तो क्या दूसरे पर्सन को भी एलर्जी ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं, एक पर्सन को एलर्जी है तो दूसरे पे ट्रांसफर कैसे होगी? नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल है। अगर किसी पर्सन को कैंसर है तो क्या वो दूसरे पर्सन को ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। अगर आपके पापा को हाई ब्लड प्रेशर है, क्या आपको भी हाई ब्लड प्रेशर ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आपको डिजीज क्यों हो गई? नहीं होगी, है ना। सो देयर इज ए वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दी कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा जनरल ये चैप्टर है, इसी वजह से जो है इस तरीके से करवाने लग रहे हैं। एंड आई एम होपिंग कि आपको ग्रैब भी जो है होने लग रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उस चीज़ को कमेंट करें या फिर मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं उसका रिस्पॉन्स जो है 100% दूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें भाई, लाइक करते हो तो उससे मोटिवेशन जो है ज़्यादा बढ़ता है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। टिल नाउ खुश रहें, अपने आप को हेल्दी बनाए रखें, स्टे मोटिवेटेड।